हेलो एवरीवन, अंशु हियर। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको एक डिज़ीज़ के बारे में बताया था, दैट इज़ इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस, और आप शॉर्ट में इसको IHC ही पढ़ेंगे, IHC बोलेंगे। सो इस डिज़ीज़ में मैंने आपको बताया था कि मुझे ऑल ओवर बॉडी बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, और कोई सिम्टम इसका खास मुझे ऐसा नहीं लगा जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन इचिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने के लिए कि कैसे ये डायग्नोस हुआ और क्या क्या मेरे डॉक्टर ने मुझे मेडिकल्स प्रिस्क्राइब की और क्या क्या मेरी डाइट प्लान्स चेंज हुए, उसके लिए आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो लास्ट वीडियो है जो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना थर्ड ट्राइमेस्टर शेयर करने जा रही हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर वैसे तो अगर आप देखें तो काफ़ी एक्साइटेड कर देता है आपको, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया होता है बेबी के आने में। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आप फिज़िकली काफ़ी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आपका टमी जो है वो बहुत बढ़ जाता है, दूसरा आपको फुट स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, आपका वेट बढ़ जाता है, तो कभी कभी हमें सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे टाइम पे। प्लस आपका जो यूरिन होता है वो आपको बहुत जल्दी जल्दी पास करने के लिए अर्ज होती है, क्योंकि ब्लैडर आपका एकदम से फुल हो जाता है, क्योंकि यूट्रस का वेट बढ़ जाता है, वो ब्लैडर को पुश करता रहता है, तो आप बहुत छोटे छोटे इंटरवल पर वॉशरूम जाने के लिए आपको लगता है। सो यही सब मेरे साथ भी हुआ। प्लस इसके साथ जो मेरा IHC था, जो मेरा कोलेस्टेसिस था, वो कंटिन्यू था। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो इचिंग होती थी वो इचिंग दिन में बहुत कम होती थी, या दिन में अगर होती भी थी तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे लोशन लगाया या कोकोनट ऑयल लगाया तो वो कंट्रोल हो जाती थी, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती थी। लेकिन रात में जैसे ही शाम के 5 साढ़े 5 बजते थे तो वो इचिंग जो है वो थोड़ी धीरे धीरे इंटेंस होनी शुरू हो जाती थी, और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक वो बहुत बुरी तरह से इचिंग हो जाती थी। ऐसे में जब आपकी टमी का साइज़ बढ़ जाता है, प्लस क्योंकि मेरी डिलीवरी गर्मियों में हुई है, जून में, तो उस टाइम पर मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पे हल्की हल्की गर्मियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं वैसे भी दिल्ली NCR में रहती हूँ, यहाँ जल्दी गर्मियाँ आ जाती हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि मुझे बहुत गर्मी लगती थी, प्लस जो कपड़े होते थे वो टमी की एरिया पे या स्किन पे कहीं भी टच होते थे तो वो इरिटेट करते थे, उनसे और ज़्यादा इचिंग होती थी। तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कुछ मैटरनिटी गाउन्स मंगवा लीजिए। उससे क्या होता है कि वो एक तो साइज़ में आपके टमी एरिया के पास उसमें बहुत सारी प्लीट्स होती हैं, तो वो उसको कवर भी करते हैं, ज़्यादा बेकार नहीं लगता आपको अपना शेप। प्लस क्या होता है कि वो प्योर कॉटन के होते हैं, तो इनमें इतना रिलीफ रहता है कि आप अगर बैठ रहे हैं या सो रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो अननेसेसरी आपकी बॉडी को इरिटेट नहीं करते। तो मैटरनिटी गाउन वॉज द बेस्ट ऑप्शन आई चूज़ इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर। सो मैटरनिटी गाउन जो मैंने यूज़ किए थे उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। सो 7th मंथ जो मेरा रहा, वो 7th मंथ बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई, वो ठीक था। IHC चल रहा था, साथ में वाटर इनटेक बढ़ाया था मैंने थोड़ा और, क्योंकि गर्मियाँ आ गई थी तो और ज़्यादा मुझे प्यास लगने लगी थी, तो उस वजह से यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता था वॉशरूम। सो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन जैसे ही 7th मंथ मेरा एंड होने को आया तो मुझे प्रॉब्लम आने लगी फीट स्वेलिंग की। मैं जैसे थोड़ी देर भी खाना बनाती थी या थोड़ी देर भी अगर मैं पैर लटका के चेयर पे या सोफ़ा वगैरह पे बैठ गई तो मेरे पैर जो थे वो एकदम से सूज जाते थे, उन पर स्वेलिंग आ जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करने लगा। थोड़ी देर बाद वो चली भी जाती थी अगर मैं थोड़ा सा मूवमेंट करती थी। तो मैंने पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ये कंसल्ट किया कि फीट स्वेलिंग जो है वो कोई नॉर्मल इशू है या कोई चिंता वाली बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेगनेंसी में 80% लेडीज़ को ये होता है। इनफैक्ट ये एक अच्छा साइन है कि बेबी का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, आप अच्छे से वेट गेन कर रहे हैं, तभी आपको फीट स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है। कभी कभार कुछ रेयर केसेस में ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तब आपकी फीट स्वेलिंग बढ़ जाती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था।
ऑल्दो मुझे 7th मंथ में हाई ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो उससे क्या होता था कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वॉक करती थी, तो मैं मोबाइल पे किसी से भी बात कर ली, तो मैं बात करते हुए वॉक करती थी ताकि वॉकिंग जो है बोरिंग ना हो जाए और मैं थोड़ी देर बाद गिव अप ना कर दूँ। तो उसमें क्या हुआ, मुझे 7th मंथ की मिड में आकर फील होना शुरू हुआ कि जैसे भी मैं बात करती हूँ, मैं घूम भी रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, तो थोड़े टाइम बाद मेरी सांस फूलने लगती थी। मैं ना उस स्पीड से बात कर पाती थी, ना मेरी वॉल्यूम उतनी हाई हो पाती थी, और मेरे को अंदर से वीकनेस फील होती थी और मुझे बोलते बोलते बीच में रुक जाना पड़ता था। तो 7th मंथ के मिड में ही मैंने ये चीज़ अपने डॉक्टर का जो मेरा अपॉइंटमेंट था उनसे डिस्कस की कि मुझे सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। तब उन्होंने मेरी पल्स चेक करी और ब्लड प्रेशर लिया। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हाई बीपी है, जबकि इस टाइम पर नहीं होना चाहिए, हो जाता है प्रेगनेंसी में, बट लास्ट के मंथ में होता है, आपका काफ़ी पहले हो गया है। तो उन्होंने मेरी कुछ टैबलेट्स दी, 1 वीक की उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी थी, और थोड़ा सा कहा कि नमक थोड़ा सा कम खाइए। और तो मैं नमक वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था तो मैंने थोड़ा सा नमक और घटा दिया, और वो 1 वीक में बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद की मैंने टैबलेट्स खाई भी नहीं, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो लेडीज़ अभी कंसीव करने की सोच रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है, स्लीप एडवाइस। नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो वैसे वैसे हम लोग बैक पे सो नहीं पाते, क्योंकि एकदम से टमी बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो जैसे ही बैक पे सोते हैं तो बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। कई बार मेरे को तो 7th मंथ के आसपास ये फील होने लगा था कि जैसे ही मैं बैक पे सोती थी तो पूरा टमी का वेट जो बैक पे पड़ता था, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो दब जाती है, और उससे जो नसें जाती हैं ब्रेन को, वो भी थोड़ा सा उनका वर्क स्लो हो जाता है। तो मुझे यही दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मैं बैक पे सो ही नहीं पाती थी। मैंने काफ़ी लेट ये चीज़ इन्वेंट की कि कैसे सोना सही रहता है। मेरे ख्याल से मुझे 4th या 5th मंथ में ये पता चला कि प्रेगनेंसी में आपको अपनी लेफ़्ट साइड पर ही सोना चाहिए। लेफ़्ट साइड पे क्यों सोना चाहिए? सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड पे सोना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली भी हम लोग बोलते हैं कि अगर खाना खाने के बाद आपको लेटना है तो आप लेफ़्ट साइड पर लेटें। और प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है कि जब भी हम लेफ़्ट साइड पर लेटते हैं तो जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, जितने भी हमने जो खाना खाया उससे जो न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहे हैं, उनका जो फ्लो है वो और बेटर हो जाता है। और स्पेशली मुझे मेरी डॉक्टर ने भी ये बोला कि जैसे ही आप खाना खाती हैं, नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया, कोई भी स्नैक लिया, तो 5 मिनट बैठे रहने के बाद आप लेफ़्ट साइड लेट जाएं, तो क्या होगा, जो भी आपने खाना खाया उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर बेबी तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड में लेटना बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके बेबी के लिए, उसके वेट के लिए और उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। 8th मंथ तक आते आते मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी फीट स्वेलिंग की। सो इसीलिए हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब यहाँ नहीं रहते, अब फिर मैं अपनी मम्मी के पास चली गई, अपने होम टाउन। सो वहाँ पर मम्मी के पास बहुत अच्छे से आप मज़े करते हैं, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। खासतौर से ऐसे टाइम पे मम्मियाँ और भी ज़्यादा केयरिंग हो जाती हैं। तो यही रहा कि वहाँ जाकर फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी बंद हो गई, लेकिन मैंने अपनी वॉक और अपनी योगा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग जो थी वो मैंने बढ़ा दी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं थी, ज़्यादा काम नहीं करने देती थी मम्मी। हाँ, लेकिन ये था कि मैंने जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थी, जितनी भी मेरी योगा थी, उनकी मैंने जो ड्यूरेशन थी वो 10-10 मिनट्स बढ़ा दी। वॉक भी मैं और ज़्यादा करने लगी थी। सो इस वजह से, और वाटर इनटेक किसी भी हाल में आपको घटाना नहीं है। सर्दियां हैं तो भी, गर्मियां हैं तो और ज़्यादा। और ग्लूकोज वाटर आप ना लें, क्योंकि बहुत से ये होते हैं, हम सोचते हैं कि गर्मियां हैं और ऐसा टाइम चल रहा है तो बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, ग्लूकोज वाटर ले लेते हैं। लेकिन ग्लूकोज वाटर क्या करता है, एनर्जी आपको कुछ टाइम के लिए देता है, लेकिन उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो आपको बाद में वेट घटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। साथ ही साथ ग्लूकोज अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में ले रहे हैं तो उसके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स बेबी को नहीं मिलते हैं, वो कभी कभार उल्टा भी पड़ सकता है बेबी की हेल्थ एंड ग्रोथ पे। तो ग्लूकोज वाटर मैं यहाँ पे मना करूँगी, ना ही मैंने लिया। हाँ, आप नींबू पानी ले सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार, क्योंकि नींबू क्या है, एक तो आपको कूलिंग देता है गर्मियों में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, और दूसरा किसी भी टाइप की, जैसे मेरे को इचिंग थी तो मुझे थोड़ा सा उसमें राहत मिलती थी।
और एक फ्लेवर मिल जाता है, क्योंकि सादा पानी कुछ लोग नहीं पी पाते इतना ज़्यादा। तो नींबू की शिकंजी आप बना लीजिए, तो उससे क्या होता है कि एक फ्लेवर मिल जाता है, तो ईज़िली आप ज़्यादा पानी पी पाते हैं। फिर आती है बात 8th मंथ की लास्ट की, जब मेरा 9th मंथ जस्ट स्टार्ट होने वाला था विद इन अ वीक। उस दिन मुझे इचिंग बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मुझे दिन में भी मुश्किल हो गया बैठना। ऑल्दो मैंने कुछ गलत नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल जैसे डाइट ले रही थी वैसे ही डाइट पे रही। सो इचिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि इतनी मैंने इससे पहले किसी भी मंथ में फ़ील नहीं की थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि पता नहीं मैंने क्या गलत खा लिया, पता नहीं मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है या एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हुआ है, दैट्स वाई ये चीज़ हुई है। सो फटाफट से वहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट जिसके यहाँ पर मेरी डिलीवरी शेड्यूल की गई थी उनको मैंने दिखाया इमरजेंसी एकदम से। तो उन्होंने बोला कि टेस्ट कराना पड़ेगा दोबारा से। मेरा LFT यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट पूरा हुआ, और लिवर के टेस्ट में पता चला कि मेरी जो ALP की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि अगर अब इससे ज़्यादा बढ़ती है तो मुझे और बेबी दोनों को जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। अब ये बहुत ही डराने वाली बात थी। और साथ में डॉक्टर ने ये भी बोला कि मैं 1 हफ़्ता वेट करूँगी, अगर मुझे लगता है कि ये बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, तो हमें अर्ली इंड्यूस करना पड़ेगा, हमें अभी की अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी ही, क्योंकि ये हार्मोनल है, आपके किसी भी ज़रा से स्ट्रेस से इस पर असर पड़ सकता है। तो बेटर है कि स्ट्रेस लेने के बजाय आप किसी फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लें, तो हो सकता है इसी मेडिकेशन पे आपको रखें जिससे ये थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाए या कम हो जाए या ना बढ़े आगे, तो हम पूरा टर्म खींच सकते हैं, यानी कि 9th मंथ कंप्लीट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि खुद से नेचुरल डिलीवरी कब होनी है। तो उस टाइम पे फिर मैंने एक उस सिटी के दी बेस्ट फिजिशियन थे, तो पापा के जानने वाले थे, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जॉन्डिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता है, रिपोर्ट्स आके हम जब चेक करते हैं या डॉक्टर हमें गाइड करते हैं तो हम डर जाते हैं, बट ये जो आपका चल रहा है IHC की वजह से चल रहा है, और इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ़ लेडीज़ को हो जाती है ये चीज़ अगर उनके साथ IHC पहले से चल रहा है। तो जैसे जैसे आपका टर्म बढ़ता है वैसे वैसे आपके ALP की जो डिग्री है वो भी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला। बट अभी भी ये था कि डॉक्टर ने बोला है अगर ये बढ़ गया तो अर्ली इंड्यूस करना है। और मैं ऑनेस्टली कोई भी मेरी फैमिली में, ना मैं ना हस्बैंड और पेरेंट्स इन लॉ, कोई नहीं ये चाहता था कि अर्ली इंड्यूस हो। सब ये चाहते थे एक नेचुरल डिलीवरी हो, जब तक भी टर्म कंप्लीट होनी है, जितनी कंप्लीट होनी है, एक नेचुरल प्रोसेस से डिलीवरी हो। सो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आके टेंशन हुई कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ से मैं 90% गारंटी देता हूँ कि ये कंट्रोल हो जाएगा विद इन अ वीक। कंट्रोल होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी है, जब तक रहेगी तब तक ये चलेगा। बट हाँ, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा और आपको इचिंग में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी जब तक आपकी टर्म कंप्लीट होती है तब तक। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशन दी, कुछ सिरप दिए लिवर से रिलेटेड, एंड आई टेल यू 2 डेज़ में उनका मुझे इफ़ेक्ट दिखने लगा था। 2 डेज़ बाद मेरी इचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं कोई एंटी एलर्जिक भी नहीं ले रही थी, उसको लेने की भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी, उन्हीं की दवाइयों से मुझे असर हुआ। और 3 डेज़ के बाद हमने फिर दोबारा से एक LFT कराया, तो जिसमें जो मेरी डिग्रीज़ थी LP की बहुत थोड़ी सी कम भी हो गई थी। सो इस तरह से वो वीक निकल गया और जॉन्डिस का जो खतरा सर पे मंडरा रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे सबको वेट होने लगी, अब बेबी कब आने वाला है, 9 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, कब होगा कब होगा। जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट थी वो मुझे डॉक्टर ने दी हुई थी 12 जून की, क्योंकि मेरा 6 जून को 9 मंथ कंप्लीट हो रहे थे, तो उसके 6 डेज़ बाद की उन्होंने मुझे डेट दी थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं 1 जून को अपना अपॉइंटमेंट था मेरा, वो चेकअप के लिए मैं गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे चेकअप करके बताया कि कोई चांस नहीं लग रहा है अभी डिलीवरी होने का, बिकॉज़ बेबी जो है वो काफ़ी ऊपर है
बेबी ड्रॉपिंग मुझे 9 मंथ के लास्ट तक भी नहीं हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेबी ड्रॉपिंग मुझे लेबर डे के दिन तक भी नहीं हुई थी। सो ये बहुत ही स्ट्रेंज बात रही है मेरी पूरी प्रेगनेंसी में कि इतनी एक्सरसाइज, इतनी वॉक करने के बाद, इतना एक्टिव रहने के बाद और इतना अच्छा रूटीन फॉलो करने के बाद भी बेबी ड्रॉपिंग मुझे हुई ही नहीं। सो लेबर डे पे वो चीज़ कैसे हम लोगों ने टैकल की, मेरे डॉक्टर ने कैसे उस चीज़ को संभाला, वो मैं आपको अपनी लेबर डे डिलीवरी डे वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें बताऊंगी। सो ये बहुत ही घबराने वाली बात थी कि अभी तक बेबी ड्रॉपिंग नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा 9th मंथ चल रहा है, आप थोड़ा सा ना फर्श पे पोछा लगाया करें, शायद उससे आराम हो। मैंने कहा मैं ऑलरेडी लगाती हूँ, लेकिन मैं 9th मंथ के स्टार्टिंग से ही लगा रही हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। तो कह रहे हैं कि, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है फिर वेट करते हैं, हम 6 जून तक वेट करते हैं कि कोई इंडिकेशन मिलता है कि, अदरवाइज़ 7 जून को आप मेरे पास आना और 7 जून को देखते हैं फिर क्या होता है। सो इस तरह से 6 जून की डेट उन्होंने मुझे दे के और बोला कि अभी बेबी ड्रॉपिंग नहीं है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। हम लोग घर आ गए 1 जून को और सब बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि अब कब जल्दी से डिलीवरी होगी, कब बेबी आएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये चीज़ें बहुत ही डिसाइडेड होती हैं पहले से कि किस बेबी को किस टाइम पर आना है। आपकी फुल टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, कुछ लोगों को 9th मंथ स्टार्ट होते ही डिलीवरी हो जाती है। और कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि बेबी जो है जितना लेट होता है उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है। बट यहाँ मैं एक चीज़ जो मैंने अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बुक्स रीड की हैं, जितनी भी मैंने स्टडी की है, उनसे मुझे ये पता चला है कि 8th मंथ जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, 9th मंथ जैसे स्टार्ट हो जाता है, बेबी के लंग्स एंड ऑल सब पार्ट डेवलप हो जाते हैं, वो बाहर की दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई भी ये ना माने कि 9th मंथ की स्टार्टिंग में अगर उनकी डिलीवरी हुई है तो बेबी प्री मैच्योर है या मेंटली या फिजिकली वीक रह जाएगा या उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, वो अच्छे से वेट गेन नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैंने मेरी फ्रेंड्स की कुछ की हेल्दी डिलीवरी देखी है जिनको 9th मंथ की फर्स्ट वीक में ही बेबीज़ हुए हैं और उनके बेबी अच्छे खासे फिजिकली मेंटली फिट हैं। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा गलत है कि आप सोच के बैठ जाएं कि नहीं फुल टर्म डिलीवरी नहीं हुई तो बेबी में कोई ना कोई इशू रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्योर नेचुरल प्रोसेस है। ये बेबी को कब आना ये गॉड ने डिसाइड किया हुआ है, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। 6 जून आने से पहले ही कौन सी डेट में मुझे फॉल्स अलार्म आए, कौन सी डेट में ही मुझे वाटर ब्रेक हुआ, ये सब जानने के लिए, और कौन सी डेट में फाइनली माई बेबी अराइव्ड, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, दैट इज़ ऑन लेबर डे। सो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।